हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारी 100 डेज 100 वीडियो ऑफ सीरीज़ का डे 75। आज की वीडियो 75 एक तरीके से 75 हार्ड डेज पूरे होने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, जिसमें हम आपको 2024 के एग्ज़ाम पेपर के सारे 1 से लेकर 20 तक के MCQ सॉल्व कराने वाले हैं और उनका पैटर्न बताने वाले हैं कि किस पैटर्न बेस वो रहे हैं। आप एग्ज़ाम पेपर का सेट देख सकते हैं, ये है सेट नंबर 1 और इसका कोड रहा है 30/1/3/1। ठीक है ना। तो अब इसके MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। बस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को अपने हर दोस्तों तक शेयर कीजिए कि 20 कौन से वो क्वेश्चंस रहे हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम पेपर में आए हैं और उनमें क्या गलती हो सकती हैं और किन हमें मिस्टेक से बचना है अब की बार, कि वो वाली जो मिस्टेक अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें फेस करने के मिल जाए तो हम उसमें कोई मिस्टेक ना करें। तो इसने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की चली हुई आ रही हैं। 75 डेज हो रहे हैं पूरे, तो इसलिए जो है वो आपके लिए 2024 का एग्ज़ाम पेपर के सारे MCQ हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो ये बच्चों, सबसे पहला जो MCQ आपके सामने आया हुआ है वो है द पेयर ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिस और दिस। आपको दो लाइंस दी हुई हैं एग्जाम पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की पहली जो दो इक्वेशन है 2x + y = पहली इक्वेशन ये लिखी हुई है, एंड देन सेकंड इक्वेशन है -3x y - 1। ठीक है। और आपसे पूछा हुआ है कि इसके सॉल्यूशन कैसा होगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो ये तो हमारी जनरल इक्वेशन बनी हुई है ax + by + का c = 0, लेकिन ये हमारी जनरल इक्वेशन नहीं बनी हुई। तो इसे आप अपनी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लीजिए, -3x - 6y + 1 = 0। सबसे पहले हमने इसे जनरल फॉर्म में लिख लिया है इक्वेशन को, जैसे हमें दी हुई है। अब इस पैटर्न को सॉल्व कर लीजिए। हमारा फॉर्मूला कोई लगा लीजिए, जैसे इसमें है तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू आपके पास 2 है और c1 की वैल्यू आपके पास 5 है। यहाँ से a2 की वैल्यू है आपके पास -3, b2 की वैल्यू है आपके पास -6 और c2 की वैल्यू है आपके पास +1। ठीक है ना। अगर आप इन्हें देख रहे हैं तो a1/a2 1/-3 आ रहा है, b1/b2 ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 1/-3 आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। तो यानी कि जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रही है। ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन होगी सेटिस्फाई, तो ये कौन से पार्ट के लिए होगी आप देख सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है बच्चों, ये होती है नो सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ठीक है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक एपी दी हुई है और एपी किस फॉर्म में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एपी दी हुई है 1/2x 1 - 4x/2x। बहुत जल्दी जल्दी देख रहे हैं ताकि ज़्यादा आपको टाइम भी ना लगे और आपको आंसर और सॉल्यूशन समझ में आ जाए। तो एपी बना लिए। जब एपी दी हुई है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा। डी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, यानी इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, माइनस। अब जब बच्चों माइनस करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा। तो 2x आ गया एलसीएम, 1 - 4x - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो आपके पास बचेगा -4x/2x, 2 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आपके पास बचा बच्चों -2। अब इसमें देख लीजिए -2 कौन सा ऑप्शन है, -2 है बी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है द डाइस आर थ्रोन टुगेदर। दो डाइस थ्रो करे जाते हैं, द प्रोबेबिलिटी शोन इन द नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या कह रहा है, डिफरेंट नंबर। हमें डिफरेंट नंबर लाने हैं। तो बच्चों अगर आप 2 डाइस वाला केस बनाएंगे तो इतनी बड़ी जो वाली जो टेबल बनती है 6 की, जिसमें आप ऐसे बनाते हैं 1,1 2,2 ऐसे चलता है डायगोनल, 3,3 4,4 5,5 और 6,6 है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे सेम नंबर बस इसी डायगोनल में आते हैं। इसके अलावा हमारे जब भी 2 डाइस थ्रो करे जाएंगे उसमें कहीं पे भी सेम नंबर हमें देखने को नहीं मिलते, केवल इस डायगोनल को। तो आप ये बॉक्स गिन लीजिए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। और हमारे पास टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं 36 2 डाइस के लिए, और उसमें से 6 नंबर सेम आ रहे हैं तो माइनस कर दिया तो बच्चे कितने पास 30। यानी 30 हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए डिफरेंट नंबर वाले, वो हमारे पास बच्चों कितने हैं 30।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जो हमारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, जो हमें नंबर चाहिए वो है 30 और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो है 36। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 के टेबल से कट हो गए तो 5/6 आपका ऑप्शन में भी है, ये रहा 5/6। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बी पार्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गैसिंग द करेक्ट आंसर इज सर्टेन क्वेश्चन इज दिस। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी ये है एंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गैसिंग, जो गैस नहीं करा है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो x/6 + 2/3 इक्वल्स टू 1। तो ये इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। 3 आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2/3। ये हो गया बच्चों 1/3। 3 मल्टीप्लाई में है, 6 डिवाइड में है तो 6 ऊपर आ गया। सो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तब आप अपने ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 2। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे, हमें ए दे दिया है 3 इंटू दिस, ये लिखा हुआ, बी भी हमारे पास है, सी भी हमारे पास है और इनका एलसीएम भी हमारे पास है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये जो देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 3 के ऊपर एक्स लिखा हुआ है, तो ये 3 के ऊपर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले जो हमें आंसर दिया हुआ है उसका हम मिडल वो कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 2 से गया, जब ये 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0 का 0, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 3 से गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 5 जा 15, फिर ये 3 से गया, 3 1 जा ना जाने की 0, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 35, देन ये 5 से गया 7 बार और देन ये 7 से गया। तो हमारा जो आंसर आया है इसका एलसीएम नंबर का 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 × 7। ठीक है, तो 3 की कौन सी पावर चमक रही है आपको मैक्सिमम, 3 की कौन सी पावर है मैक्सिमम 3। तो अब आप यहाँ पे चेक करिए, जब ये सी को चेक कर रहे हैं तो यहाँ 2 की पावर 2 है इंटू 3 है इंटू 7 यानी 13 है। यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर x है और मुझे कितने नंबर चाहिए 3 की पावर के लिए 3। तो ये वाला जो नंबर होगा वो x की पावर जो है वो 3 होगी, यानी कि हमारे पास इससे मैच करेंगे, क्योंकि कभी भी हम एलसीएम लेते हैं तो हर के पेयर बनाते हैं, तो 3 के सबसे ज़्यादा पेयर अप हो रहे हैं, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा कितना 3। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाएगा सी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपसे कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज निकालने हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दीजिए, बहुत छोटा सा 7th 8th के बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है। तो मिडिल टर्म कैसे लगाएंगे, 2 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा कितने होते हैं 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से 2 और x कॉमन आ गया तो बचा x - 3, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो x - 3। तो एक ब्रैकेट x - 3 और एक ब्रैकेट हो गया 2x + 3। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू 3 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू -3/2। ये ऑप्शन होंगे इसके, तो आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में है या नहीं है। हाँ, x की वैल्यू 3 और दूसरे वाले x की वैल्यू -3/2, तो यानी 6th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट पर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। ये एक वर्टिकल टावर से कोई पॉइंट 30 मीटर दूर है एंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ इसकी हाइट निकालनी है टावर की, ये टावर कितनी ऊंची है। तो ए बी सी, फिर से हम वही लगा लेंगे, पापा BD P हो गए, हाँ हाँ बेटा या
पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपको टर्म अच्छी लगती हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो tan का लगा लीजिए P और B, यानी हम लगाएंगे tan 60 इक्वल्स टू P अपॉन B। तो tan 60 हमारे पास होता है √3, P की वैल्यू है H, बेस है 30, ये डिवाइड में है तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। और बहुत सिंपल तरीके से बहुत छोटे से क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चेक कर लीजिए, बी पार्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आया है वो बी पार्ट आ चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, और इसके बाद जो लिखा हुआ है वो है साइन फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो बच्चों कॉस में 3 अपॉन 2 वैल्यू होती है कॉस 30 की, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल होके थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से साइन फाई, साइन में 1 अपॉन 2 भी साइन 30 की होती है, तो ये आ गया फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, देन हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है टेन थीटा प्लस टेन फाई, तो ये हो जाएगा टेन 30 प्लस 30 टेन 60, और टेन में बच्चों 60 अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पुट करा है, तो टेन में जो 60 वैल्यू होती है √3 की। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो आ गया है वो आ गया है ए पार्ट। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है 1 वर्ड के, तो जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी हम करना चाह रहे हैं। इसके बाद ये ऑरल क्वेश्चन आ चुका है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू सर्किल इंटरसेक्ट इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो सर्किल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, कितने कॉमन टेंजेंट होंगे अगर दो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक सर्किल है और एक सर्किल ये है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इनके कॉमन टेंजेंट केवल 2 ही हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सर्किल के कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं, 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चला जाएगा 2, यानी कि सी पार्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाली पिक्चर दिखाई दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि ये वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा, एंगल एक्स ये वाला जो बन रहा है। तो अगर हम सर्किल को ध्यान से देखें तो इस टाइप से हमारी फिगर बनी हुई है, ये है हमारे पास 35। देखो अगर आप थ्योरम्स को रीड आउट करेंगे अच्छे से और थ्योरम्स आपकी पढ़ी हुई हैं तो आपके लिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं रहने वाला। हमने एक थ्योरम जो पढ़ी हुई है वो हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है ना, तो आप इसे 2 पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और उसे इसमें से माइनस कर लीजिए, या फिर 7th 8th क्लास की एक प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल वाली। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाहर जो एंगल बना हुआ है वो अपने साथ वाले को छोड़कर बचे हुए 2 एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस 35 यानी कि 125 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो बैठ गया है डी ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है ऑरल, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ। अगर मान लीजिए किसी भी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल, थ्योरम है ऑरल पूछी हुई है, प्रोपोर्शनली है, तो वो पिक्चर कौन सी होगी, तो बच्चों वो पिक्चर होती है ट्रापेजियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नाउ वी आर कम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर आउट है ए डी ई बी सी, और इसके बाद ये है 2, ये है 3, बी सी है 7.5 और हमें डी ई निकालनी है। इसे मैंने एक्स लिख लिया है, हमें ये वाली फिगर में ये फाइंड करना है। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब ये लाइन इस पैरेलल लाइन के पैरेलल है तो हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं अपना स्टेटमेंट। तो ए डी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, है ना, ठीक। और देन फिर बड़े वाले ट्रायंगल अपॉन बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक, तो अभी से आप रख लीजिए, आंसर में पुट करिए। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये है कितना, ए डी हमारे पास 2 है, डी ही हमारे पास x है, और बी डी हमारे पास आई है, तो ए बी हो गई 3 और 2 5 हो गई है, और ये है हमारे पास 7.5।
ठीक है, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2 इंटू 7.5। 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 डिवाइड में आ जाएगा। पॉइंट हटा के नीचे हम 0 कर लेंगे, 2 से 25 और ये से कट जाएगा 3 बार। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखेंगे तो कह रहा है इन HCF, 2 नंबरों का HCF ये है, 2 नंबरों का LCM 252 इंटू के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए हम अपना सीधा एक बचपन वाला फॉर्मूला 5th क्लास में आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ है वही लगा देंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। सबसे पहले यही फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 200, ये जो लिखा हुआ है 2520, 6600 इक्वल्स टू इसका जो LCM है 252 इंटू के है और HCF इसका 40 है। तो जो भी नंबर आपको सबको मल्टीप्लाई में चमक रहे हैं, हम डिजिट देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ी डिजिट आ गई हैं। ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, इन्हें डिवाइड में बुला लेते हैं नीचे, और ये बचा के। तो सबसे पहली बात तो इससे 10 टाइम्स कट हो गया है, 1 0 से 1 0 हमने कट कर दिया है, यानी 6 6 0 0 को 4 से केवल हमें डिवाइड करना है। तो हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, बचा 2 का, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, बच्चे 2 का, 4 5 जा 20, 0 की 0। तो के की वैल्यू ये आई है हमारी 1650, 1650। तो 1650 ऑप्शन में हैगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। बस सिंपल सी एक आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 14। अब हम केवल क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे। द पेयर ऑफ द इरेशनल नंबर, उन पेयर को बताइए रेशनल नंबर को, हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल, जिनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए, रेशनल आ जाए। तो देखो कैसे करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है और हमें जो पेयर अप दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं। कुछ जो पेयर है हम सारे ही नोट कर ले रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है किस तरीके से करना है। अगर इस बार भी ये क्वेश्चन आए तो लास्ट ईयर काफ़ी गलती हो गई हैं, तो इसे हम इम्प्रूव कर सकें। तो 6 4 जा आता है 16 4 जा 64, और ये होता है 8 का। इसे सॉल्व करोगे आया √10, इसे सॉल्व करोगे आया 81, और 81 होता है 9 का, और 36 2 जा 72। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे केवल इतना सा पूछा है कि किन दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर होगा। तो देखो रेशनल नंबर, इसका आंसर हमारा रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। जब हम इसे चेक कर रहे हैं तो इसका आंसर भी हमारा रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो हमारे रेशनल नंबर ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो फिर हम अपने कौन से आंसर को सही माने, ए पार्ट आंसर सही होगा या सी पार्ट आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों का आंसर रेशनल नंबर आ रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ओरल करने के चक्कर में इसका आंसर ए लगा देंगे, लेकिन ए आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया था अ पेयर ऑफ अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताने, तो क्या 16 इज अ इरेशनल नंबर? नो। 4 इज अ इरेशनल नंबर? नो। तो ये तो इरेशनल नंबर है ही नहीं, ये तो हमारे पास रेशनल नंबर है। तो हमें इरेशनल की मल्टीप्लाई चेक करनी है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल सा ओरल सा क्वेश्चन कह रहा है डिजिट चूज करी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजिट ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर लिख लीजिए कौन कौन से, एक तो 3 है, एक 5 है और एक 7 है, केवल 3 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जब इसे आप कट करेंगे तो इसका आंसर आ गया PE 1/3। 1/3 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर चला गया वो चला गया ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक नंबर के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा लेंथी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द मीन ऑफ अ 5th ऑब्जर्वेशन, 5 नंबर्स का मीन कितना आ रहा है। तो मीन का फॉर्मूला जो हमने 7th क्लास में पढ़ा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर। इस साल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, अपॉन टोटल नंबर।
बच्चों, कई बच्चे तो ये फॉर्मूले ही भूले हुए हैं कि फिफ्थ हमने 7th 8th में ये पढ़े हैं, ये ही भूल चुके हैं। तो इस नंबरों का मीन है 15, सम हमारे पास द मीन ऑफ अ 5, सम हमारे पास नहीं है, और कितने नंबर हैं ये हमारे पास 5। तो टोटल 5 नंबरों का जो सम आएगा हमारे पास वो आ गया 15 5 ज़ा 75। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ अ फर्स्ट 3। अगर आप शुरू के 3 नंबर का मीन निकालते हैं तो फिर से फॉर्मूला आप लगाएंगे, सम ओनली 3 नंबर है हमारे पास स्टार्टिंग के, और इसका मीन आ रहा है 14। फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 3 ज़ा 42। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कह रहा है अगर हम एंड के 3 नंबर लेते हैं, एंडिंग से 3 नंबर लेते हैं तो उनका मीन आ रहा है 17। तो 17 3 ज़ा बच्चों होते हैं कितने, 51। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड नंबर पर कौन सा नंबर आ रहा है ये आपको बताना है। तो थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है आप चेक कर लीजिए। तो थर्ड नंबर के लिए आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, जो नंबर हमारा थर्ड नंबर है तो हम क्या काम करेंगे, पहले तो शुरू के 3 नंबर का और लास्ट के 3 नंबर का जो सम है उसे ऐड करेंगे और टोटल नंबर में से उसे माइनस कर देंगे। तो ये कितना आया, 2 और 1 3, 5 और 4 9, माइनस के 75। अब 13 माइनस 5 बचा 8, और यहाँ रह गए 8 में से 7 8। तो थर्ड नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ है ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है एक नंबर के एमसीक्यू के हिसाब से, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारा टाइम ले जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो मीन के, मोड के और मीडियन के जो हमने 7th 8th क्लास में भी क्वेश्चन पढ़े हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, तो होप यू आप बिल्कुल अच्छे से इन्हें याद करके जाएं और एक एक दो दो क्वेश्चन इन्हें पैटर्न में रिवाइज करके जाएं। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये टाइम है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 17 छोटा सा ओरल क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज सेंट्रल एंगल इज 90, जिसका सेंट्रल एंगल 90 है और रेडियस 7 है। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर का ओरल फॉर्मूला आप लगा देंगे। जिस बच्चे को याद है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, और जिस बच्चे को फॉर्मूला ही याद नहीं निकला तो वो इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, जो इसका फॉर्मूला है बस वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर हमारे पास 7 है, ठीक है। तो 7 से 7 ये 4 बार कटा, ये इससे कटा 2 बार, 2 से कटा 11, तो ये बचा 11 और इधर बचा 14, और 11 और 14 5 और 2 25। तो 25 चेक करेंगे ऑप्शन में है या नहीं हमारा आंसर, द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, तो आंसर इज 25 ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा 17 और इसका आंसर चला जाएगा डी। ये पूरे पेपर की पीडीएफ भी हमारे ग्रुप पे पड़ी हुई है, आपको प्रीवियस वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उधर से पूरा पेपर भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। 9वीं कमा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको दिया हुआ है बच्चों, बस जल्दी नहीं करना है, समझदारी से पेपर आपको अपना अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे ये फिगर आउट बनाई हुई है और कहा है द एम जो एंगल है वो इससे एम एन से ये 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, फाइंड द मेजर एम ओ एन, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एम ओ एन। तो देखो फिर से वही वाली थ्योरम कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसे मैं एंगल 1 मान ले रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 प्लस 70 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 निकल कर आ जाएगा 90 माइनस 70, एंगल 1 इज 20 डिग्री। एंगल 120 आ गया, जब एंगल 120 है तो 2 भी 20 होगा, क्यों, इफ द टू अपोजिट लाइन ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों की दोनों क्या हैं, ये रेडियस हैं, ठीक है ना। इफ द टू अपोजिट लाइन ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की 2 अपोजिट लाइन इक्वल हैं तो उसके 2 अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, उसके 2 अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे।
तो ये दोनों लाइन इक्वल थी, तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल O प्लस 20 इक्वल्स टू 180। 20 20 40 और 40 से माइनस करेंगे तो एंगल O जो आ जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री आपके पास आ जाएगा। चेक कर लीजिए है, तो यस ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बस केवल दो आपको केसेस वो दिए हुए हैं अजर्शन रीजन सिंपल से। तो सबसे पहले अजर्शन रीजन पहला पढ़ते हैं। अजर्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट विच इज अ डिवाइड द लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन सेगमेंट दे दी है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1,2 और बी है हमारे पास -1,1 और इसका जो रेशो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 1:2। ये इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है और इसका आंसर भी दे रखा है। तो हमें चेक करना है क्या इन्होंने आंसर सही निकाल कर दिया है या गलत निकाल के दिया है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले एक्स वाला पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं। तो एक्स वाला पॉइंट इन्होंने आंसर दिया है, ये हमारा फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है मेरे पास 1 है, x2 मेरे पास -1 है, m2 मेरे पास 2 है, x1 मेरे पास 1 है और m1 प्लस m2। रेशो को बच्चों रेशो को कह रहे हैं m1 और m2, तो इसने ध्यान से, तो 1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 अपॉन 3 -1 अपॉन 3। तो बच्चों ये हो गया गलत। इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर है -1 अपॉन 3 और जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1 अपॉन 3। तो इसके लिए देखें जब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो हम सेकंड पे जाएंगे भी नहीं चाहें, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हम सीधा अपना टाइम बचाएंगे पेपर में और हमें डी ऑप्शन पर लगा देंगे टिक। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है अजर्शन इज अ फॉल्स, अजर्शन फॉल्स है बट रीजन आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर चला जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, जो आपका लास्ट एमसीक्यू है वो और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 20 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है अजर्शन इन अ क्रिकेट मैच में अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 9 टाइम आउट ऑफ अ 45 बॉल्स ही प्ले। 45 बॉल्स जितनी खेलता है उसमें से 9 टाइम्स वो जो जा रही हैं 9 टाइम आउट ऑफ अ 45 बिल, मतलब 9 चौके मार रहा है वो आराम से 45 बॉल्स में। द प्रोबेबिलिटी डेट गिवन द डज नॉट हिट, जो उसने हिट नहीं करी है मतलब जो उसके बॉल से नहीं लगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ये दे रखी है। और रीजन तो हमें सबको पता है, रीजन सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले में चेक करते हैं सबसे पहले। तो ऊपर जो अगर आप जो देखेंगे उन्होंने कितने टाइम्स हिट करा है, हिट करा है 9, टोटल कितनी है हमारे पास 45। तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 9 बन जाए 1/5। अब प्रोबेबिलिटी नॉट हिट की अगर आप निकालते हैं जो आपको दी हुई है कि उन्होंने हिट नहीं करा, तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी करने की और नहीं करने की। टोटल आंसर कितना होता है हमारे पास 1। तो नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 1 - 1/5। 5 यहाँ एलसीएम ले लोगे और आंसर आ जाएगा 4/5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट, नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/5। क्या इन्होंने 4/5 दी है अपने आंसर में? यस, इन्होंने भी 4/5 दी हुई है। तो हमारा रीजन भी सही है और अजर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी सही है, यानी कि दोनों सेंटेंस सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 20, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, तो बच्चों ये थे पूरे के पूरे 20 एमसीक्यू। इसी टाइप से और एग्जाम पेपर को भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस वीडियो में हमने खूब अच्छे से अपने 20 के 20 एमसीक्यू अटेम्प्ट करे हैं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को हर दोस्त तक पहुंचाइए। ये 20 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लें, जिसमें एक जो लास्ट ईयर बच्चों के लिए रहा वो था इरेशनल और इरेशनल वाला क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर बच्चे ये ऑप्शन टिक कर सकते थे, गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पेपर करना है, मोटिवेट रहना है, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।